नमस्कार, मैं मणि सर आज आप लोगों के समक्ष प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करना जा रहे हैं। आज हमें समझना है कि प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पठार से किस तरह से प्रश्न आते हैं। देखिए, पठार जो है ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप प्रायद्वीपीय पठार की प्रारंभिक परीक्षाओं में देखेंगे तो विभिन्न पठारों का महत्व अब चूँकि हर साल प्रश्न के स्वरूप में परिवर्तन देखा जा रहा है, प्रश्न का स्तर कुछ न कुछ आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें जो है बहुत ही डायनामिक तरीके से समझने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ कि मुख्य परीक्षा में भी इसका काफ़ी रोल है। मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार का आर्थिक महत्व, या हम ये कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार की उच्चावचों का वर्णन करिए, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आज हमारी चर्चा जो होगी वो प्रायद्वीपीय पठार की होने जा रही है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जैसा कि हम इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और यह प्रदेश विषम उच्चावचों वाला है, जिसमें पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ आदि सम्मिलित हैं। तो पर्वत और पहाड़ियों की चर्चा हम इसके पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज हम केवल चर्चा आप लोगों के सामने प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करने जा रहे हैं, और जिसमें हमारा अरावली जैसा कि मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, आपका कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार और साथ साथ मेघालय का पठार। इसी पठारों की चर्चा करने, इसमें प्रश्नों के स्वरूप कैसे बनते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। सामान्यतः कि हम उन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो पूछे गए प्रश्न हैं, कभी कभी रिपीटेड भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसी चीज़ों से नए प्रश्न बन जाते हैं तो हमारे सामने समस्या आ जाती है। तो ऐसा न हो, हम सब चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो जैसे कि मालवा पठार है, पहला जो है हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। अब ये जो मालवा पठार है, तो पहली बात तो जान लीजिए कि ये पठार विंध्य एवं अरावली पर्वत के मध्य है। ये हमारा मालवा पठार है, इधर हमारा अरावली पर्वत है, इधर विंध्य श्रेणी है। इन दोनों के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। प्रश्न पूछा जा चुका है कि मालवा का पठार किन दो पर्वतों के मध्य है? तो एक इसके मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली का पर्वत श्रेणी है और इसके दक्षिण पूर्व में विंध्य पर्वत श्रेणी, इसी के बीच यह है। और ये लावा से क्या है? लावा से निर्मित है। जो लावा पठार का निर्माण हुआ था दक्कन का, तो उसी के समकालीन इस पठार का भी निर्माण हुआ। और यह पठार समप्राय भूमि का पठार, समप्राय भूमि। कभी कभी बहिर्जात प्रक्रम के द्वारा कोई ऊपरी भाग जब अपर्दित हो जाता है और समतल हो जाता है तो उसे हम पेनी प्लेन की संज्ञा या समप्राय पठार देते हैं। और ये समप्राय भूमि का पठार है और इसे उर्मिल मैदान के रूप में, किस मैदान के रूप में? उर्मिल मैदान के रूप में। उर्मिल मैदान मतलब रोलिंग प्लेन। इसमें जो पठार है उसका ढाल जो है उत्तर पूर्व की ओर है, गंगा के मैदान की तरफ इसका ढाल है और स्टप सीढ़ीदार रूप में, तो इसलिए इसको हम रोलिंग प्लेन के रूप में जानते हैं। तो अब प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि मालवा का पठार किन दो पर्वतों के मध्य है, यहाँ से भी प्रश्न ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कैसा है? समप्राय पठार है। समप्राय पठार हमारा मालवा का पठार भी है और समप्राय भूमि का पठार हमारा छोटा नागपुर का पठार भी है। तो समप्राय भूमि का है, उर्मिल मैदान के रूप में ये पठार देखा जाता है। और साथ साथ इस मालवा पठार की जो नदियाँ हैं, तो अब मालवा पठार की जो नदी है, तो देखिए सबसे मेन तो आपका चंबल है। चंबल के अलावा एक पार्वती नदी है, एक काली सिंध है, बनास है, तो काली नीवज है। ठीक है, तो नदियाँ क्या है? नीवज, बनास, काली सिंध, पार्वती
अब ये सारी नदियाँ कहाँ की हैं? मालवा पठार। अब यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी मालवा पठार की नहीं है? काली सिंध है, बनास है, पार्वती है, अब टोन से नहीं है। तो है और नहीं है ये तब लगता है जब उस पठार की समस्त नदियों के बारे में हमें जानकारी है। जब आप एटलस खोलेंगे, और सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप कोई पठार पढ़िए, मैप खोलिए, मैप में नदियों को ढूंढिए, कौन कौन नदी को दिखा रहा है, इसका क्या महत्व है, ये जानना आपके लिए है। तो अभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा नदी मालवा पठार की नहीं है, तो ये में इसके अलावा जो नदियाँ हैं वो नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि जो मालवा पठार है ये नदियों के, इसका प्रमुख नगर कौन सा है? तो प्रमुख नगर इसका जो है भोपाल। अब आपसे प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि मालवा पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो अब दे दिया इंदौर, भोपाल, जबलपुर, है ना, तो आपका उत्तर क्या होगा? भोपाल। भोपाल जो है ये चंबल और पार्वती नदी के बीच है में स्थित है। तो ये नगर मालवा पठार का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। मालवा पठार का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर है भोपाल। अब इस पठार पे काली मिट्टी पाई जाती है। हम जानते हैं कि ब्लैक सॉइल जो है हमारी कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। यह पठार जो है चने की कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी है, खेती प्रमुख से की जाती है। तो अब 5-7 चीज़ें हमें मालवा के पठार में जानना चाहिए कि पहला कि यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में विंध्य और अरावली पर्वत के बीच स्थित है। यह लावा से निर्मित है। ये उर्मिल पैदान का उदाहरण है। ये समप्राय भूमि के रूप में भी जाना जाता है। नदियाँ वर्षा के द्वारा बड़े बड़े खड्डों का भी निर्माण के रेवाइंस पाए जाते हैं, खड्ड पाए जाते हैं। यह पठार का ढाल जो है गंगा के मैदान के रूप में है, गंगा के मैदान की तरफ है। इस पठार की प्रमुख नदी पार्वती, नीवज, काली सिंध, बनास और चंबल। चंबल सबसे प्रमुख है। इस पठार का प्रमुख नगर जो है आपका वो कौन सा है? भोपाल। तो इतना आपको मालवा के पठार के रूप में एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब दूसरा जो विषय है, दूसरे पठार की जब चर्चा करते हैं तो दूसरे पठार में हम आते हैं बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। अब ये बुंदेलखंड का पठार जो है इसको आप देख लीजिए। ये पठार प्रायद्वीपीय भारत के एक मुख्य पठार के रूप में जाना जाता है और ये ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट अर्थात आर्कियन युगीन चट्टानों से निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर क्या है? स्थित है। यह जो बुंदेलखंड का पठार है तो ग्रेनाइट निश्चित चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, झाड़ीनुमा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, विस्तृत चारागाह भूमि पाई जाती है। तो इस पठार पे पशुपालन कार्य की क्या है? प्रमुखता है। वैसे भी पठार पशुपालन कार्य के लिए क्या होते हैं? प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तो इस पठार की जो विशेषता बुंदेलखंड पठार की ग्रेनाइट निश्चित चट्टानें पाई जाती है। भूगर्भिक ये आर्कियन काल की चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। मृदा अपरदन अधिक होता है। यहाँ पर अवनलिका अपरदन होता है। क्या होता है? अवनलिका, या हम इसको कहते हैं गली है अपरदन। अब पूछा गया है गली अपरदन किस पठार की प्रमुख विशेषता? लंबवत होता है, वर्टिकल इरोजन होता है। तो ये पठार पे लंबवत अपरदन होता है। लंबवत अपरदन के कारण इस पठार पर गहरे गहरे खड्ड पाए जाते हैं, है ना, और नालियाँ टाइप होती हैं, उबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है। इसलिए उत्खात भूमि का पठार है। उत्खात भूमि का पठार है। अब ये जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है उत्खात भूमि का मतलब बेड लैंड टोपोग्राफी पर, है ना। कौन सा पठार बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है, विशेष रूप से जाना जाता है, वो हमारा कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड पठार की नदियाँ कौन सी हैं? नदियाँ तो चंबल के बेतवा और केन, ये 3 प्रमुख नदी जो है
वह क्या है, बुंदेलखंड पठार का है। अब अगर मान लीजिए कौन सी नहीं है, तो पार्वती नहीं है, टोंस नहीं है। तो हमें ये जानना है कि बुंदेलखंड का पठार जो है कि प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल, बेतवा और केन। बुंदेलखंड पठार ग्रेनाइट रीसी चट्टानों से निर्मित है, प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है और शुष्क जलवायु पाई जाती है, झाड़ीनुमा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वाटर लेवल काफ़ी नीचे रहता है, जल का अभाव प्राय रहता है, पशुपालन कार्य प्रमुख रूप से होता है, मृदा अपरदन अधिक होता है। और जो अपरदन होता है वो एक ऐसा पठार है जहाँ मृदा अपरदन लंबवत रूप में अधिक होता है, गली अपरदन जिसे कहते हैं या अवनलिका क्या है, अपरदन के नाम से जाना जाता है। इस पठार की प्रमुख नदियाँ चंबल, केन और बेतवा है। ठीक है, कुछ धात्विक खनिजों की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जैसे आपका तांबा हुआ है, बॉक्साइट हुआ, टिन हुआ, जस्ता हुआ, ऐसे खनिजों के लिए भी ये पठार जाना जाता है। अब इसके बाद जो है हमारा पठार आता है क्या, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार या इसे हम रांची पठार कहते हैं। देखिए ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे हर साल प्रश्न आते हैं। देखिए ये प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों से निर्मित पठार है। ये भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक चर्चित पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार का जो विस्तार है वो झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में इसका है। अधिकांश भाग ये झारखंड में विस्तृत है और कुछ भाग ये पश्चिमी बंगाल का, और थोड़ा बहुत टच करता है ये उड़ीसा से भी है, टच करता हुआ पठार है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे महत्वपूर्ण पठार है, क्योंकि इसके भूगर्भ में जो है ना, खनिज संपदा अधिक है। धात्विक अधात्विक खनिजों का सर्वाधिक भंडार अगर पाया जाता है तो इसे छोटा नागपुर पठार में, इसीलिए इस पठार को भारत की रत्न गर्भा पठार क्या कहते हैं, रत्न गर्भा। आज का रत्न क्या है, हमारे खनिज संपदा ही आज के बहुमूल्य रत्न है, जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो रत्न गर्भा के नाम से जानते हैं। भारत के सबसे अधिक कोयला इस पठार पे पाया जाता है, इसके भूगर्भ में, तो इसलिए इसे कहते हैं भारत का रूर इज वेस्टफेलिया। ये रूर का मतलब क्या होता है, इसको जर्मनी में वेस्टफेलिया भी कहा जाते हैं। जर्मनी का एक स्थान है वेस्टफेलिया क्षेत्र, जहाँ पर सबसे अधिक कोयले का भंडार पाया जाता है। तो जिस देश में जहाँ पर कोयले का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है वह उस देश का रूर कहलाता है। जैसे मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए है भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, तो ऐसे ही है वेस्टफेलिया क्षेत्र जो जर्मनी का रूर क्षेत्र वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का जो कोयला क्षेत्र वो छोटा नागपुर, इसलिए इसे भारत का रूर कहते हैं। देखिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, इसे भारत का रत्न गर्भा भी कहा जाता है। यह पठार का भी उबड़ खाबड़ है और इस पठार की विशेषता क्या है, इसको कई नामों से, देखिए कई चीज़ों से इसको जाना जाता है, जानना जरूरी होता है। जैसे यह उथित पठार, जीर्ण पठार, संप्राय भूमि पठार है और पुनर्यवनित पठार। अब आपसे पूछे कि छोटा नागपुर पठार की विशेषता क्या है, तो उपरोक्त क्या है, सभी विशेषताएं हैं। उथित पठार, उथित का मतलब होता है कोई मध्यवर्ती भाग ऊपर की ओर उठ जाता है होस्ट में कहा जाता है, तो उसको उथित, तो ये उसका उदाहरण भी है। ये जीर्ण पठार है, सबसे प्राचीन है, इसका अपर्दन बहुत अधिक हुआ है। ऊपरी भाग जो है अपर्दित होकर के संप्राय समतल भूमि के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे संप्राय भूमि भी कहते हैं। इसका कई स्टेप में उठा हुआ समय समय पर, तो इसलिए पुनर्यवनित पठार, एक बार उठा फिर अपर्दन हुआ, अब डाउन हुआ, फिर उत्थान हुआ, फिर अपर्दन हुआ, तो उत्थान और अपर्दन चलता रहा, इसलिए इसे क्या है पुनर्यवनित पठार के नाम से भी
जाना जाता है। प्राचीनतम होने के कारण यह जीर्ण पठार के रूप में भी जाना जाता है, ये संप्राय भूमि के पठार के रूप में जाना जाता है। तो अब छोटा नागपुर पठार उदाहरण है, ऐसे प्रश्न आ जाए। तो अब यह पुनर्यवनित पठार है, सही है। यह जीर्ण पठार का उदाहरण है, ये भी सही है। यह उत्थित पठार का उदाहरण है, ये भी सही है। यह संप्राय भूमि का पठार है, ये भी सही है। और ये क्या है, उपरोक्त है, सभी सही है। तो छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड पश्चिमी बंगाल राज्य में है, प्रायद्वीपीय पठार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है और ये इसका भूगर्भ धात्विक अधात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे अधिक संपन्न है। अगर धात्विक खनिजों में देखें तो यहाँ लोहा भी है, मैग्नीज भी है, बॉक्साइट भी है, टिन भी है, तांबा भी है, सीसा है, जस्ता है, टंगस्टन है, वुल्फ्राम है, ऐसे न जाने कितने अनगिनत धात्विक खनिज इस पठार के भूगर्भ में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ कोयले का सबसे अधिक भंडार भी पाया जाता है। हम जानते हैं कि कोयला का भारत में सबसे अधिक भंडार दामोदर नदी बेसिन में है। इस पठार की जो प्रमुख नदियां हैं वो दामोदर है, कोनार है, बाराकर है, अजय है। इस पठार की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। तो हमें छोटा नागपुर पठार के जो है नदियों के बारे में जान लेना, कौन कौन सी नदी है, इसके खनिजों के बारे में जान लेना है, इसकी भूगर्भ की महत्ता भी जान लेना है। भूगर्भ में महत्ता है, ये भारत का रूर है, ये भारत का रत्न गर्भा है। और इसका ऊपरी भाग जो है समप्राय भूमि के रूप में भी जाना जाता है। और साथ साथ इस पठार का जो ऊपरी भाग है धरातल, उसमें साल सागौन के बहुमूल्य वृक्ष भी पाए जाते हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और भारत का सबसे अधिक लाख का उत्पादन भी इसी छोटा नागपुर पठार, जो पलाश वलाश के वृक्ष होते हैं उस पर कीट, जो लाख के कीट होते हैं वो पलते हैं, इसलिए यह पठार लाख उत्पादन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका भूगर्भ भी महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टिकोण से, इसका धरातलीय भाग भी महत्वपूर्ण है। और हम जानते भी हैं कि भारत में नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो हुई थी उसी छोटा नागपुर पठार दामोदर नदी घाटी से हुई थी, क्योंकि इसलिए किया था कि हम एक साथ अनेक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर दामोदर नदी पर हम बांध बना करके जल विद्युत का उत्पादन करते हैं तो निस्संदेह ही इस छोटा नागपुर के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा की जब प्राप्ति होगी, पूर्ति होगी, तो निश्चित ही यहाँ पर औद्योगिकरण को भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तो छोटा नागपुर के आर्थिक विकास के लिए हम यहाँ पर क्या किए, नदी घाटी परियोजना की शुरुआत भी हम यहीं से किए हैं। तो ये पठार हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इस पठार का प्रमुख नगर जो है वो कौन है, रांची है, जो हम समझ जानते हैं कि यह कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार में इतनी चीज़ें आप जानिए कि इसका महत्व क्या है, इस पठार की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, इसके वनस्पतियाँ कैसी हैं, पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, साल सागौन के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लाख का उत्पादन भी अधिक करता है ना। दामोदर इस पठार की प्रमुख सर्वप्रमुख नदी है। इस पठार की जो नदी प्रणाली है वो अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड है ना। तो इस तरह से छोटा नागपुर पठार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से हमारा एक पठार आता है, वो कौन सा, दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार देखिए, ये पठार जो है लावा निर्मित पठार है। मायोसीन काल में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से जो लावा का प्रवाह हुआ वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला और एक ठोस शील्ड के रूप में बेसाल्ट गैब्रो जैसे अग्नेय चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो गया। और उसी से इसका नाम जो है दक्कन के पठार के रूप में जाना गया। और इस पठार का जो विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार जो है, सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र है। अब इसके अलावा महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात है। अब इस पठार का विस्तार जो है महाराष्ट्र लेकर के गुजरात तक है। तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, दक्षिणी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तरी कर्नाटक है और उत्तरी तमिलनाडु है। अब यहाँ प्रश्न है कि हमें जानना है कि इस पठार का विस्तार किन राज्यों में और किन राज्यों में नहीं है। तो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भारत के राज्यों में तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, लेकिन केरल में नहीं है, गोवा नहीं है, उड़ीसा नहीं है, झारखंड नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है। तो कौन ये
कौन राज्य इस पठार के अंतर्गत आते हैं और कौन सा नहीं आते हैं। दूसरा कि दक्कन पठार का सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक शब्द आवे तो वो महाराष्ट्र, और मुख्य विस्तार आ जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात, और कहाँ नहीं है तो दक्षिण में केरल और गोवा नहीं है। तो कभी कभी हम ध्यान ना देने के कारण हम हल्का सा क्वेश्चन क्या है गलत कर बैठते हैं। अच्छा, ये भी हम पढ़ तो लिए कि दक्कन पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, दक्कन का पठार किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, किससे निर्मित है, अब वो विस्तार पूछ लिया तो क्वेश्चन गलत हो गया। अब मान लीजिए विस्तार ही भी पूछ लिया है, अब आगे इस पठार में धात्विक खनिज पाए जाते हैं लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कुछ बहुमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं जो अंगूठी के रूप में हम, जैसे आपका क्या कहते हैं माणिक हुआ है, पुखराज हुआ, ये सब जो है ये कुछ ऐसे बहुमूल्य खनिज हैं जो यहाँ पठार पे पाए जाते हैं। इस पठार की जो मुख्य नदियाँ हैं वो आपकी माही है, साबरमती है, सतरंजी है, कुछ महाराष्ट्र की नदियां हैं जो इस पठार की मुख्य नदी है। और यह पठार, दक्कन का पठार लावा से निर्मित है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी के नाम जानते हैं। और यह मिट्टी हमारे लिए कृषि के दृष्टिकोण से विशेष करके वाणिज्यिक फसल गन्ना और कपास के लिए है, गन्ना, कपास, मूंगफली, चना के लिए ये पठार काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इतना हमको दक्कन के पठार के बारे में जानना चाहिए। पहला, ये लावा से निर्मित है, इसका विस्तार किस राज्य में है, इस पठार का आर्थिक महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें दक्कन के पठार के रूप में हमको जानना चाहिए। इसके बाद आता है दक्कन के पठार के बाद अगर हमारा आता है तो वो है आपका क्या, कर्नाटक का पठार। अब कर्नाटक पठार और मैसूर पठार, अब देखिए ये जो कर्नाटक का पठार है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का महत्वपूर्ण भाग है और ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह पठार लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इस पठार की प्रमुख पहाड़ी बाबा बुदन की पहाड़ी है। इसके दक्षिण में मैसूर का पठार है। इस पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? कावेरी है। इसके अलावा तुंगभद्रा भी है और भी नदियां हैं, तो कावेरी सबसे प्रमुख नदी है कर्नाटक के पठार की। इसकी मुख्य फसल क्या है? कहवा है। ठीक है, 4 पठार और 4 ठो फसलें दे देगा, आपको उसको भी जानना चाहिए। तो इस पठार का प्रमुख नगर क्या है? कहवा है। ठीक है, इसके दक्षिण में मैसूर का पठार है। यहाँ पे मैसूर के पठार पे चंदन के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब आपसे प्रश्न आया है कि चंदन के वृक्ष किस पठार पे पाए जाते हैं? तो मैसूर के पठार पे पाए जाते हैं, तो इनको भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब इसके बाद एक आता है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में है। यह घने जंगलों से आच्छादित है। इस पठार की प्रमुख नदी गोदावरी है, जहाँ इस पठार पे गहरे गाज का निर्माण करती है। इस पठार पे तालाबों की संख्या काफ़ी अधिक पाई जाती है। अगर पूछ लिया प्रायद्वीपीय भारत के किस पठार पर तालाबों की संख्या सबसे अधिक है, तो वह कौन सा है? तेलंगाना का पठार है। घने जंगलों से गुजरती है और कावेरी प्रमुख नदी है। काफ़ी उबड़ खाबड़ का वातावरण ये है जो तेलंगाना का पठार है और घने जंगलों से आच्छादित है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा जो है वो क्या? मेघालय का पठार। देखिए, अब मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत से टूट करके अलग होकर के पूरब की तरफ खिसक गया। दाउकी भ्रंश या मालदा गैप, दाउकी भ्रंश या मालदा गैप के द्वारा ये प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। ये जो मेघालय पठार है विश्व का सबसे आर्द्रतम पठार है, सबसे अधिक वर्षा होने वाला पठार है। कीपाकार बेल्ट में स्थित होने के कारण इस पठार पे वर्षा अधिक होती है। इस पठार की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो गारो है, खासी है और क्या है? जैंतिया है। ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया मेघालय पठार का मुख्य है। और यहाँ पर जो गारो देखेंगे तो गारो की सबसे ऊंची चोटी जो है नए
क्रोक, नए क्रोक, अभी पिछले साल आईएएस पूछा था, है ना। तो मेघालय पठार गारो पर स्थित है। नए क्रोक पर्वत चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? गारो। ये जो गारो पहाड़ी है जो मेघालय में स्थित है, मेघालय पठार की प्रमुख पहाड़ी है, और इसके आसपास अभी हाल में यूरेनियम के भंडार भी पाए गए हैं। अब किस पहाड़ी के आसपास अभी हाल में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं? गारो पहाड़ी पर। नए क्रोक स्थित है किस पहाड़ी पर? गारो पहाड़ी पर। तो हमें गारो पहाड़ी का यहीं पर तुरा एक क्षेत्र है, तुरा शहर भी है, और इसके बाद इसके पूरब में खासी पहाड़ी है। खासी जो है इसी पहाड़ी पर हमारा विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान मासिन राम भी स्थित है। इसी के पास हमारा शिलांग भी, जो मेघालय के पठार का क्या है, मेघालय की राजधानी शहर है, इसको भी जानना चाहिए। इसके पूर्व में जैंतिया की पहाड़ी है। तो गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं जो मेघालय पठार का है। मेघालय का पठार विश्व का सबसे आर्द्रतम पठार है, और इस पठार में जो है कहीं कहीं कास्ट लैंड फार्म भी पाए जाते हैं। चूने पत्थर की चट्टानें, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेमाइट जैसी भूआकृतियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये पठार काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से हम भारत के प्रायद्वीपीय पठारों का एक संक्षिप्त अध्ययन किया गया। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम मेघालय जो हम प्रायद्वीपीय पठार हैं, इन पठारों का कौन कैसा महत्व है ये जानना है। अब जैसे आप देख लीजिए प्रश्न के स्वरूप में, जैसे कहवा, तो कहवा आ गया आपका कर्नाटक का पठार। जैसे आ गया लाख, ये आपका कहाँ आ गया? छोटा नागपुर का पठार। जैसे गन्ना और कपास, दक्कन का क्या है पठार। चना क्या हो गया आपका? मालवा का पठार। जैसे पशुपालन, बुंदेलखंड का पठार। 4 पठार और 4 विशेषता, और कहेगा क्या? सुमेलित करिए, तो ये भी जानना चाहिए। अब आ गया छोटा नागपुर पठार के बारे में क्या सत्य है या नहीं है। तो सत्य और असत्य ये तभी लगा सकते हैं जब उस पठार के बारे में पूरी जानकारी आप रखते हों। तो इस तरह से हम इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। किस पठार की प्रमुख नदी कौन सी है, उसका प्रमुख नगर कौन सा, उस पठार का महत्व क्या है, उसका भूगर्भिक महत्व क्या है, उसका आर्थिक महत्व क्या है ना, ये हम जानते हैं। और वैसे भी जानते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं, उच्चावच हैं, ये आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार किन किन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको भी जान लीजिए। पहला कि यह पठार भारत का आर्थिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके भूगर्भ में धात्विक और अधात्विक खनिजों का विशाल भंडार पाया जाता है। दूसरा, इसके धरातल पर 50% भाग जो है वनों से क्या है? आच्छादित है, और उसमें भी अधिकांश जो वृक्ष हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। चाहे वो चंदन का वृक्ष है, चाहे साल हो, चाहे सागवान हो, चाहे पलास हो, हल्दू हो, शीशम हो, तमाम प्रकार के जो वृक्ष हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका भूगर्भ, इसका धरातल भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस पठार की जो नदियाँ हैं वो भ्रंशित और प्रपाती हैं, इसलिए इस पठार की जो नदी है, चाहे वो कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो या अन्य नदी हो, भ्रंशित प्रपाती होने के कारण जल विद्युत के विकास की संभावना भी अधिक होती है। तो विद्युत के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा, इस पठार की जो जलवायु है वो काफ़ी अनुकूल है, क्योंकि पूर्व और पश्चिमी तटीय भागों की हवाएं, सामुद्रिक हवाएं इस पठार की जलवायु को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। चौथा, ये पठार पर्यटन के दृष्टिकोण से भी क्या है? महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अनुकूल जलवायु है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से भारत के प्राचीनतम यहाँ पर स्थल भी है, तो इस कारण ये भी महत्वपूर्ण है। इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पठार पर अनेक नेशनल सेंचुरी और नेशनल पार्क स्थित हैं। आजकल भारत में इको टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है हमारे पार्कों, अभयारण्यों की तरफ उन्मुख हो रहे हैं और वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, सफारी यात्रा कर रहे हैं। तो शेर, चीता, अन्य चीज़ों को देखने की लालसा बढ़ती जा रही है लोगों को। पहले हम बचपन में कागज में, किताब में देखते थे शेर है, चीता है, भालू है, लकड़बग्घा है। अब हम सीधे डायरेक्ट उनको अपने आंखों से देखना, उनकी हरकतों को समझने का प्रयास करते हैं, और इसी कारण इको टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। और ये हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व। अगर आपसे मेंस के पर्पज से प्रश्न की प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है, तो आप अगर 4-5 पॉइंटों को दिमाग में बैठा लिए तो मुझे लगता है कि 200 शब्द आसानी से लिखा जा सकता है। कि खनिज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वन संपदा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है, जल विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से वाहन है, टूरिज्म को दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पर्यटन के दृष्टिकोण से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण पठार है। और आज भारत जो तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया, विशेषकर आधारभूत उद्योगों में, सीमेंट में, इस्पात में, वो इस पठार की अनुपम देन है। ठीक है, और यह पठार काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ पठार है और इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। उत्तर पश्चिम मालवा का पठार, विंध्य का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, हर पठार की अपनी अलग अलग विशेषता है। तो ये सब हमें जानने की आवश्यकता होती है और हमारा विजन जब भी हम पठार पढ़ें तो इस तरह से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक आध क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन सा भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या बुंदेलखंड का पठार किन दो राज्यों के मध्य स्थित है, या जो पूछे गए हैं कि उनसे पठार उत्खात भूमि का निर्माण करती है। तो हमको अगर जानना है तो पूरा पठारों के अलग अलग तरीके से जानने का प्रयास करें, जिससे हम आगामी किसी भी परीक्षा में जो भी प्रश्न है उसको मैक्सिमम करने का प्रयास कर सकते हो। और मुझे उम्मीद भी है कि अगर आप इस तरह से अध्ययन करेंगे, हाँ इतना जरूर मैं आगाह करूँगा कि आप चाहे ऑनलाइन अध्ययन करें चाहे ऑफलाइन करें, लेकिन अगर भूगोल के क्वेश्चनों को आपको सही करना है तो मैपिंग पर आपको विशेष जोर देने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि जब आप कोई पठार पढ़िए तो प्रायद्वीपीय भारत का मैप खोल लीजिए, उसमें स्टेट वाइज है, पोलिटिकल और फिजिकल है। फिजिकल मैप में आप जाइए तो आपको हर चीज़ जो अभी बताया गया है वो सब आपको मिलेंगे और फिर उसकी मैपिंग कर लीजिए, मैप में बना करके उसको दर्शा दीजिए। मुझे लगता है कि कभी भी अगर आप मैपिंग करते हुए पढ़ेंगे तो कभी भी भूगोल के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे, मैक्सिमम उत्तर आपके सही निकलेंगे। और इस तरह से हम चाहते हैं कि आपका प्रयास हो जिससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा कार्यक्रम जो है यहीं तक रहा। जय हिंद।